Hi guys and my dear friends, welcome to my YouTube channel मेजर केमिस्ट्री जोन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को फिर से गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो देखिए यहां जो टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस करें। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। जब हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि कुछ रिएक्शंस सिंगल स्टेप में हो जाती है। दैट मीन्स रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट ओनली वन स्टेप। तो वहां हमें इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कि वन मोर देन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और ए से क्या बना बी, ये सिंगल है। दूसरी रिएक्शन क्या है, ए से क्या बना सी, क्या ए से बी बनाना है, लेकिन ए से बनेगा सी, फिर डी और फिर बाद में बी। तो यहां सी और डी जो है ये इंटरमीडिएट का काम करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दें। हाँ जी, यहां जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट ओनली वन स्टेप। किसमें हो रहा है भैया? ओनली वन स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है। बट यहां ध्यान दें, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। लेकिन पहले रिएक्टेंट किसमें है? पहले रिएक्टेंट किसमें आता है? इंटरमीडिएट में। उसके बाद किसमें आता है? प्रोडक्ट में। तो यहां पर जो स्टेप्स होती है, यहां पे क्या होंगे? स्टेप वन मोर देन स्टेप, वन मोर देन स्टेप। यहां पे होती है वन मोर देन स्टेप। सब्सटेंस फिर देखिए वापस से, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट ओनली वन स्टेप। सेकंड जो तरीका है वो क्या है? रिएक्टेंट चेंज इनटू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहां जो आई दिख रहा है यही क्या कहलाता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो इस इंटरमीडिएट की खास बात क्या होती है? हाँ जी, पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। ये अपने नेचर में अनस्टेबल होता है। दूसरी बात ये क्या होता है? वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्शन करने के लिए रेडी होता है। और इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है? वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। इसका लाइफ टाइम क्या होता है? वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। बात करूं मैं, हाँ जी, जैसे बात करूं, जैसे सपोज दैट 10⁻⁻6 सेकेंड टू अबो जो भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। यहां फिर से हम एक बार और देख लेते हैं। सम केसेस में रिएक्शंस ओनली वन स्टेप में होती है, वहां इंटरमीडिएट हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि जो रिएक्शंस वन मोर देन स्टेप में होती है वहां पर इंटरमीडिएट जनरेट होता है और इंटरमीडिएट के थ्रू ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। और यहां जो इंटरमीडिएट है उसको जो प्रॉपर्टीज है वो पहला क्या है? वेरी अनस्टेबल इन नेचर। सेकंड क्या है? वेरी रिएक्टिव इन नेचर। और थर्ड क्या है? वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरमीडिएट को आगे रखते हुए ये देखते हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए वीडियो में। हाँ जी, देखिए इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, हम उस पर फोकस डालेंगे। देखिए जरा, हाँ जी, यहां देखिए नंबर फर्स्ट, नंबर ए, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन, ये इसे बोल देते हैं कार्बोनियम। कार्बोनियम फर्स्ट क्या है? कार्बोकैटाइन, जो कि सबसे फेमस इंटरमीडिएट है। इसने केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमाया है, कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट जो है नंबर बी,
बी है कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन, ये भी फेमस है। नंबर सी जो है वो है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल स्पीसीज, ये इंटरमीडिएट। नंबर फोर्थ जो है वो है डी कार्बीन, कार्बीन। और नंबर जो ई है वो है नाइट्रीन, नाइट्रीन। समझ में स्टूडेंट्स, ध्यान दें। इसके अलावा और भी है, बेंजाइन भी है। अगर देखना चाहो तो यहां मैं लिख सकता हूं, हाँ भाई ई के बाद में क्या है एफ, दिस इज बेंजाइन। हाँ जी, इसके बाद में जी भी है, जैसे इसका है इलाइड, इलाइड। हमें इलाइड पढ़ना नहीं है, न बेंजाइन पढ़ना है। ये क्या है, सीनियर कोर्स में चलते हैं, पीजी एंड यूजी। हमें कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन और नाइट्रीन पर स्टडी करनी है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इंटरमीडिएट में सबसे फेमस जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकैटाइन। ठीक है, उसके बाद में कार्बेनाइन भी अपना नाम कमा रहा है, और कार्बन फ्री रेडिकल। ये जो तीन है ये बार बार आपको केमिकल रिएक्शंस में मिलेंगे इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। तो हम इस वीडियो लेक्चर में ओनली कार्बोकैटाइन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए, कार्बोकैटाइन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका जनरेशन देखेंगे, फिर कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अपने पूरे मोटिवेशन के साथ। हाँ जी, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कार्बोकैटाइन का। तो देखिए जरा, पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कार्बोकैटाइन किसे कहा जाए, हम कैसे पहचाने कि ये कार्बोकैटाइन है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, द ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच पॉजिटिव साइन is present on C atom। C एटम पे क्या हो भैया, पॉजिटिव साइन हो। ठीक है, C एटम पे क्या हो, पॉजिटिव साइन, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटाइन। सभी का क्लियर। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान आपको कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है तो आप समझ जाना उसे क्या बोलेंगे, हाँ जी क्या बोलेंगे, कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो कार्बोकैटाइन है वो कैसे बनता है, तो क्या बोलेंगे, इट इज फॉर्म बाय हाँ भैया हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का जब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है तब ये स्पीशीज जनरेट होती है या इट फॉर्म। ठीक है, थर्ड क्या होगा, जो कार्बोकैटाइन है उसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होता तो क्या बोलेंगे, हाँ जी इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, क्लियर। इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होता है भैया, यहां इसका ऑक्टेंट क्या होता है, क्या लिखेंगे, हाँ जी ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेंट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट बात करें नंबर 4, जो कार्बोकैटाइन है उसका नेचर कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे, इट इज लुईस एसिड इन नेचर ड्यू टू हाँ जी इट इज
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कारण ये लुईस एसिड होता है। किसमें? नेचर में। क्लियर था यहाँ से अभी तक? सबका क्लियर है यहाँ तक? आज क्या होता है भाई? तो क्या बोलेंगे? इट इज इलेक्ट्रोफाइल, हाँ जी, अटैकिंग रीजेंट इन नेचर। ये नेचर में क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा? इट इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। तो देखिए, मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको समझाता हूं और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना क्या है। इसके अलावा भी पॉइंट्स है कि कार्बन का जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल प्लेनर होता है, इसमें आयोडेशन है, sp2 sp भी होता है। ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो हम एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको, तो सभी स्टूडेंट देखिए जरा कैसे समझाते हैं। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है और वो है A बॉन्ड B, दैट मीन्स AB मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बॉन्ड जो है वो कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड है। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। सभी के लिए अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स को पॉइंट में शो कर रहा हूं, मैं नीचे ले रहा हूं और मैंने यहां लिख दिया A, हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन बोथ एटम्स। अब यहां क्या है? यहां पर हमें कराना है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो सपोज दैट जो B है, B क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सपोज दैट। तो मैंने सुना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हाँ जी, मूव करेंगे। तो यहां क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी B पर चले जाएंगे। तो B पर जाने से A पर क्या आ जाएगा? प्लस, और B पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो A पर जो प्लस है वो है कैटाइन। A को क्या बोलेंगे? कैटाइन। दिस इज कैटाइन। A वाला क्या है? कैटाइन। और ये यहां पर क्या है? एनाइन। तो A पर प्लस आना कैटाइन और B पर माइनस आना एनाइन। तो यहां जो फ्यूजन हो रहा है वो फ्यूजन कौन सा है? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ रहा होगा। देखिए, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन तब जनरेट होता है जब दोनों एटम्स के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर होना चाहिए। अगर वो पोलर नहीं है तो वहां पर हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जनरेट नहीं होगा। क्लियर सभी का? अब मैं आपको कार्बन का एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये है, कार्बन से X जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड। दिस इज एल्काइल हैलाइड, ये है एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में आपको दिख रहा होगा 1, 2 और 3 बॉन्ड्स, और कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है। और जो हैलोजेंस होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो En है, En ऑफ C इज लेस देन En ऑफ X। X से इसका En क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो हैलोजेंस की ओर मूव करेंगे। तो मूव करने पर यहाँ पर क्या होगा? वही हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा। अब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा तो एक स्पीशीज तो कैटाइन होगी और दूसरी क्या होगी? एनाइन होगी। तो कार्बन पे यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। कार्बन पे तो आपको क्या दिखेगा? प्लस दिखेगा। और एक्स पर क्या दिखेगा? माइनस। एक्स पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब ध्यान दें, ये जो एक्स पे माइनस है इसे क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। डन। और दिस इज कार्बन, और कार्बन प्लस आना क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन। डन सभी का? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं जरा इस पे थोड़ा फोकस डाल लेता हूँ कार्बोकैटायन पे। तो देखिए, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन का जो प्लस है ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट पी ऑर्बिटल है, सभी ध्यान दें, थोड़ा सा तिरछा हो गया था।
वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक, क्लियर सभी का? हाँ जी। अब क्या है 1 और यहाँ पे क्या है, ये मैं डैश और वेज में ले लेता हूँ, ये वेज में है तो ये किस में है, डैश में, और इसका एक बॉन्ड इधर है। क्लियर? अब करना क्या है, ध्यान दें, ये बॉन्ड्स क्या है, हमें फ्री है, और ये जो पी ऑर्बिटल है ये कैसा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। डन सभी का? अब यहां मान लीजिए वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दिस इज वैकेंट। क्लियर? अब ये जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको हम डैश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम वेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके सामने की तरफ है तो ये प्लेन के पीछे की तरफ है। क्लियर सभी का? हाँ जी। अब यहां देखना है जो कार्बन पर हाइब्रिडेशन वो कौन सा होगा, तो यहां क्लियर करें, ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहां पर sp2 में जनरेट हो रहा है, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और जो p ऑर्बिटल्स है वो क्या है, अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये कैसा है भैया, अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड। डन? हाँ जी। अब हमें करना क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कार्बोकैटायन का कार्बन sp2 में ही होता है, sp3 और sp में नहीं होता? क्वेश्चन बनता है। तो यहां देखें इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर किसकी, कार्बोकैटायन की। तो देखिए ये कार्बोकैटायन है, दिस इज कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन में कार्बन sp2 में होता है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात यहां देखिए, ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ ये, और यहाँ पर वही वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और यहाँ भी एक बॉन्ड बना हुआ है। तो देखिए ये सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो यहाँ पर जो है ये कार्बन कौन सी फेज में है, sp में। तो मैं कह सकता हूँ कार्बोकैटायन sp2 में भी होता है और sp में भी होता है। क्लियर? लेकिन sp3 में नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बोकैटायन का कार्बन हमेशा sp2 में ही होता है। ठीक, क्लियर आता है? अब हम ये देखने वाले हैं कार्बोकैटायन के थ्रू हम उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे। तो यहां देखिए, मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये है कार्बन और इसका 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और यहाँ पे क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सभी स्टूडेंट ध्यान दें और पूरा ध्यान इधर ही रखें। ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर होंगे। टोटल जो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे, 6। तो देखिए यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या हो जाएगा भैया, ऑक्टेट। क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इसका क्या है, इनकम्प्लीट है। क्लियर? दूसरी बात, यहां आपको दिख रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने के कारण इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। बता रखा मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसे भैया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए तो आप देख सकते हैं आराम से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, मैं जरा इसको मिटा रहा हूं, आप अपने नोट्स आराम से बनाना, सफाई से बनाना। हाँ जी, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होने के कारण इसका नेचर क्या हो जाएगा, इट इज लुईस एसिड। इट इज लुईस एसिड इन नेचर। ये क्या होता है भैया, लुईस एसिड होता है नेचर में। ठीक, लुईस नेचर। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसमें, sp2 भी होगा और क्या होगा, sp भी होगा।
sp वाला केस ये रहा और sp2 वाला ये रहा। तो मोस्टली ज्यादातर sp2 ही जनरेट होगा, आप ध्यान रखें इसका। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कार्बोकैटायन का इंट्रोडक्शन। जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट जनरेट होता है। यदि कार्बन पे पॉजिटिव साइन मिल गया आपको तो समझ जाना उसे हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। इतना ही नहीं, हमें यह भी देखना है जो कार्बन पे प्लस है क्या उस कार्बन का वैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट उसका चेकअप करें। तो जब आप चेकअप करेंगे तो उसके आउटर सेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर कंप्लीटेशन ऑफ ऑक्टेट। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पेयर होगा, एक पेयर लेगा तो अकॉर्डिंग टू लुईस लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने वाला जो स्पीसीज होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और इसमें हाइब्रिडेशन sp और sp2 दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा मोस्टली क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा और sp केस में क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्लियर है तक सभी का, किसी को डाउट नहीं होगा? हाँ जी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं तरह तरह के कार्बोकैटायन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से होंगे उनको देखना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। उससे पहले आपको कार्बोकैटायन रिएक्शन में जनरेट करना आना चाहिए कि किस प्रकार से कार्बोकैटायन जनरेट होता है। वापस ध्यान सुनिए सभी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्पीसीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नाम कमा चुका है कि जितना कि आप पढ़ने के बाद भी नहीं कमा सकते। तो कार्बोकैटायन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्पीसीज ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए जरा हम कैसे करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहां हम कार्बोकैटायन को जनरेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से मेथड है तो उन पर हम फोकस डालने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड जो होगा वो क्या होगा, नंबर 1 सोलोलाइसिस, सोलोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, सोलोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड दैट मीन्स ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड। नंबर सेकंड होगा नंबर बी रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन दैट मीन्स प्राइमरी एमीन विद नाइट्रस एसिड HNO2, वेरी फेमस रिएक्शन। ठीक है, 12th में और बाकी सीनियर क्लासों में भी आती है। नंबर सी क्या है भैया, हाँ भैया यहां पर सी जो होगा वो जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स का रिएक्शन किस साथ, विद एसिड के साथ। ठीक है, और नंबर जो डी है, डी पर भी हम क्लियर कर लेते हैं। डी क्या है, तो डी लिखेंगे रिएक्शन विद, हाँ जी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, हाँ जी, विद एसिड के साथ किसकी रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन। तो यहां हम 4 मेथड के द्वारा कार्बोकैटायन को जनरेट कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए जरा इसको किस प्रकार जनरेट करेंगे, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हाँ जी, तो नंबर फर्स्ट जो आपको दिखाया जा रहा है आप देखते जाइए, नंबर ए क्या है, सोलोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए जरा कैसे करेंगे। सपोज दैट कोई रिएक्शन है उसमें ये यहाँ C है और इधर क्या है X कुछ भी हो सकता है, X दैट मीन्स, हाँ जी, क्लोराइड दैट मीन्स ब्रोमाइड दैट मीन आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। तो ये बॉन्ड कैसा भैया, पोलर है। दिस इज बॉन्ड इज पोलर। तो यहां पर क्या होगा, ये दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो जाने से क्या होगा, कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस। क्या जाएगा भैया, प्लस आ जाएगा। आप ध्यान दें, कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस 1 2 3 और यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस। और यहाँ आपको X पे क्या मिलेगा,
माइनस। डन। तो इसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। क्लियर सभी का? हाँ जी। एग्जाम्पल खूब सारे हैं, ले लो एग्जाम्पल जो लेना चाहे। जैसे CH3Br है, CH3Cl है, इसी तरह समथिंग समथिंग, मतलब RCH2, यहाँ पे क्या है? Cl है। खूब सारे एग्जाम्पल है। तो सभी को पता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? B की तरफ, Cl की तरफ, Cl की तरफ। क्लियर? इसी तरह सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? सेकंड नंबर बी क्या है? रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसी साथ? विद HNO2। वेरी फेमस रिएक्शन है विद HNO2। देखिए ध्यान दो, यहां पर ये R, इधर क्या है? NH2। दिस इज 1 डिग्री एमीन, प्लस में ये क्या है? HNO2। इसकी रिएक्शन करवाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जब करवाते हैं तो डायरेक्ट ध्यान देना, दिस इज 1 डिग्री एमीन। जब रिएक्शन करेंगे तो हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन करने के दौरान हमें डाइएजोनियम मिलता है। क्या मिलता है? डाइएजोनियम। ठीक है। अब डाइएजोनियम जो मिला हुआ है, अब ये डाइएजोनियम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो खींचने के दौरान यहाँ R पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ बाहर क्या हो जाएगा? N2। तो अगर यहाँ R जो दे रखा है, R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। क्लियर? अगर मैं R यहाँ CH3 मानू, क्या मानू? CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2। तो फाइनली जो R प्लस होगा वो क्या हो जाएगा? CH3 पे क्या आ जाएगा? प्लस। बोलो ये कार्बोकैटायन है या नहीं? अरे यस या नो? सबके समझ में आ रहा है? R यहाँ पे आप मानेंगे, R एल्काइल है, और R मैंने क्या मान लिया? CH3। क्या मान लिया? R इज इक्वल टू CH3। तो लास्ट में CH3 आएगा नहीं आएगा? अरे यस या नो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? गुड। हाँ जी। सी देखिए क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एसिड के साथ। तो देखिए मान लीजिए एल्कीन है, CH2, इधर H है, इधर भी क्या है? H है, इधर भी क्या है? H है। सिंपल एल्कीन, दैट मीन्स एथीन। क्या कहलाएगी? एथीन। दिस इज सिमेट्रिक एल्कीन। अब मैं इसको क्या बना रहा हूं भैया? अनसिमेट्रिक बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? अनसिमेट्रिक। तो CH3, दिस इज प्रोपीन। क्या कहलाएगी? प्रोपीन। डन। अब ये एसिडिक मीडियम में काम करने वाला है, तो ध्यान दो, ये इस पे अटैक करेगा। बोलो यस या नो? तो अटैक यहाँ दो प्रकार से होंगे। एक तो क्या होगा? CH3, इधर क्या है? CH। मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बोलो यस या नो? और इधर कैसे कैसे रह जाएगा? इधर CH3, क्योंकि H जाके जुड़ जाएगा। इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। इसी तरह दूसरा CH2, इधर क्या है? CH, इधर क्या है? CH3। अब ध्यान दें, जब यहां से ब्रेकआउट होगा तो माइनस, यहां के जुड़ेगा तो CH3 CH2, और यहाँ CH2 प्लस हो जाएगा। डन। इसी तरह अगर यहां माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर इधर प्लस है तो इधर 1 डिग्री बन रहा है, अगर बीच में प्लस आ रहा है तो क्या बन रहा है? 2 डिग्री। तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। डन। दो प्रकार कार्बोकैटायन पॉसिबल है, और यहाँ पर क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसमें से कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये तो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे अच्छे से, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कर पाएंगे। इसी तरह हम फोर्थ वाला क्या है? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद एसिड। बहुत फेमस रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस एसिड, दैट मींस H2SO4। जब पढ़ोगे तब देखना अच्छे से। डी क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद एसिड, एसिड के साथ, और एसिड यहाँ पे H2SO4 HCl जो भी है उसको ले लेंगे। हाँ जी। देखिए अल्कोहल, देखिए यहाँ है, सिंपल सा देता हूं, RCH2OH, दिस इज अल्कोहल। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम से। तो यहां दिख रहे होंगे आपको, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, तो यहाँ बनेगा RCH2, इधर क्या आ जाएगा? OH, इधर प्लस, और देने वाले क्या होता है? प्लस।
अब देखिए ऑक्सीजन पे प्लस अच्छा नहीं होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस अच्छा लगता है। तो यहाँ ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैच करेगा, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा और यहाँ बनेगा RCH2 प्लस। तो दिख रहा है आपको कार्बन में प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन। डन यहाँ तक सभी का क्लियर। अब हम इस वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर फोकस डालने वाले हैं, तो स्टूडेंट सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं कि इन कार्बोकैटायन का जनरल नेम क्या क्या है। तो देखिए यहां पर मैंने दे रखा है, एग्जांपल है CH3 प्लस, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। ये क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन है। हाँ जी, नेक्स्ट CH2 पे प्लस, इधर क्या है CH3, इसे बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन। डन यहां तक। इसी तरह नेक्स्ट CH3, CH पे क्या है प्लस, इधर क्या है CH3, तो दिस इज आइसो ग्रुप, तो क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। क्लियर है यहां तक। हाँ जी, इसी तरह बात करूं मैं CH3, C, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, तो देखिए टर्सरी है 3 डिग्री, तो क्या बोलेंगे 3 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, जबकि यहां पर ये क्या है 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है। इसी तरह मैं बात करूं, हाँ जी, और भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये यहां पे दिख रहा होगा आपको एग्जांपल सिंपल सा, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन पर ये बॉन्ड, इसे बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। हाँ जी, इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। डन यहाँ तक सभी का। नेक्स्ट क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH2 प्लस, इसे बोला है एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन है, या एलाइल की बोल सकते हैं। हाँ जी, इसी तरह बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, दिस इज विनाइल कार्बोकैटायन, ये विनाइलिक कार्बोकैटायन, विनाइलिक कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है सभी को। हाँ जी, क्लियर सभी का। तो यहाँ पर ये कुछ जनरल नेम है, इनको भी आप ध्यान रख लीजिए। अब हम स्टेबिलिटी के बारे में एक एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को मोस्टली 3 फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरा क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तीसरा क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर आपको सीक्वेंस भी दे रखा है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस प्रोवाइड करवाएगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर यहां तक सभी का। इसके अलावा कुछ केसेस आपको ऐसे मिलेंगे वीडियो में जहां पर आपको एरोमेटिसिटी भी मिलेगी, तो वहां एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है बजाय एंटी एरोमेटिक के। तो देखिए हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। पहला जो एग्जांपल है वो यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है CH2 प्लस, और एक यहाँ एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या है CH3 CH CH3 प्लस। यहाँ मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए, तो सभी स्टूडेंट देखिए कौन कौन से एग्जांपल है, 3 एग्जांपल्स हैं। हाँ जी, तो इसको समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या इसमें रेजोनेंस होगा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर क्या भैया रेजोनेंस इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस है और यहाँ 2 स्ट्रक्चर बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इधर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, इधर C, इधर क्या हो जाएगा, यह डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड और यहाँ पे +2। क्लियर, तो ये रेजोनेंस बन गया इसका, इसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। यहाँ पर ये क्या है इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, हाँ जी, +I इफेक्ट शो करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक अल्फा कार्बन दिख रहा है, तो यहाँ अल्फा कार्बन होने के कारण यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसी तरह इधर अल्फा है, इधर अल्फा है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेंगे, +I शो करेगा, +I शो करेगा। बट यहाँ पर
3 अल्फा एच तो इधर है और 3 अल्फा एच इधर है। हाँ जी, 3 अल्फा एच इधर है और 3 अल्फा एच इधर है। इसका मतलब टोटल यहाँ पर कितने हुए हैं? यहाँ टोटल 6 अल्फा एच है। तो जिधर अल्फा एच ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो देखिए यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। जबकि यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर बात करूं मैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या है? रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, क्या मानूं? फर्स्ट। इसको क्या मानूं? सेकंड मानूं। और इसको क्या मानूं? थर्ड मानूं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? तो इसमें ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा 1 होगा, 1 के बाद कौन होगा? थर्ड होगा, और थर्ड के बाद कौन होगा? सेकंड होगा। ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मैंने यहाँ समझाया है। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर दोनों तरफ से, इधर एक तरफ से है। लेकिन यहाँ अल्फा एच कितने? 2, इधर कितने? 6। तो 6 अल्फा एच होने के कारण यहाँ पर टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगी। जबकि यहाँ पर बात करूं मैं तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे ओनली 2। जिधर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा वो मोर स्टेबल इन केस हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसी तरह इन केस रेजोनेंस, जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा वो मोर स्टेबल। ठीक है, अब हम आपको एक एक क्वेश्चन देके समझाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर 1, नंबर 2। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इधर सेकंड वाला दे रखा है। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। ये कार्बोकेटाइन है, कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। सभी को क्लियर हो गया? दोनों कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है। क्लियर? इसी तरह यहाँ बात करूं मैं तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा भैया? 2 डिग्री है। इधर ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? 2 डिग्री है। और ये कार्बोकेटाइन है, ये भी कौन सा है? 2 डिग्री है। तो इधर भी 2 डिग्री है सभी, इधर भी क्या है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री 3 डिग्री। तो इन दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल होगा? तो सबसे पहले ये देखना है क्या इनमें रेजोनेंस है? तो इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है। तो इस केस में रेजोनेंस नहीं है, तो फिर आगे बढ़े तो आगे देखिए क्या इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए जिस कार्बन पे प्लस है उसके चारों तरफ जो कार्बन अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जो अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ इधर 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। तो यहाँ 3 अल्फा कार्बन है, 1, 2 और 3। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 अल्फा एच है। कितने हैं? 9। तो 9 अल्फा एच होने के कारण यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी वो भी कितनी होंगी? 9 होंगी। क्लियर है? आता इस तरह यहाँ बात करूँ, इधर 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। तो यहाँ भी 3 अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगी वो कितनी बनेंगी? 6। तो मैंने सुना है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी वो मोर स्टेबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ इस केस में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, हाँ जी, वो क्या होगा? वो होगा फर्स्ट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकेंड। डन यहाँ तक सभी का? इसी तरह बात करें, इधर सभी 2 डिग्री है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस। क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं होने का हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, ये कार्बन यहाँ अटैच है, दिस अल्फा कार्बन, और ये दिस अल्फा कार्बन। क्लियर आता है? इधर ये कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन, और ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। ठीक है, इधर बात करें, दिस इज अल्फा और दिस इज अल्फा। तो इसका मतलब इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल है या फिर अनइक्वल है, इसको देखना भी जरूरी है। तो देखिए जरा किस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच। इधर कितने? 2 अल्फा एच, इधर 2 अल्फा एच है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5 अल्फा एच। क्लियर? कितने हो गए? 5 अल्फा एच। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कितना हो गए? 5 अल्फा एच। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी होंगी? वो भी कितनी हो जाएंगी? 5 ही होंगी। क्लियर? अब बात करें इधर 2 2 4, इधर 2 अल्फा एच है, इधर भी कितने? 2 अल्फा एच है।
तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा एच हो गए। कितने हो गए, 4 अल्फा एच। इधर भी कितने हैं, 4 अल्फा एच है, 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 अल्फा एच इधर है, 2 इधर, टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा एच हो गए। अब ध्यान दें, जब अल्फा एच सेम आते हैं फिर हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को खींचना या फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ -I, इधर भी क्या है -I, दोनों तरफ -I है, लेकिन दोनों -I इक्वल नहीं है। ज्यादा -I किसकी है, इसकी है, और कम -I इसकी है। तो कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी कौन देगा, कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी हमेशा कम माइनस वाला देता है, कम माइनस, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डॉन्टिंग ग्रुप देता है। यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका है और इसका कम है। तो अगर मैं मानो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट वाला मोर स्टेबल होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, मोर स्टेबल। तो लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी भैया, फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद थर्ड होगा और थर्ड के बाद क्या होगा, सेकंड होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमॉन्ग 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर आपको तीनों प्रकार के एलाइलिक कार्बोकैटायन के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है क्या इन स्पीशीज में रेजोनेंस है। तो ध्यान दें, यहाँ 100% रेजोनेंस होगा। देखिए ये यहाँ ये इसके साथ कॉन्जुगेट होगा और ये इधर इसके साथ क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो तीनों में क्या है, रेजोनेंस है। तो ध्यान दें रेजोनेंस सभी में है। तो यहाँ रेजोनेंस होने के कारण इनका स्टेबिलिटी क्या सेम होगा। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, क्या इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाँ जी, तो देखिए ये तो है 1 डिग्री, हाँ जी, ये यहाँ पे क्या है 2 डिग्री और ये यहाँ पे क्या है 3 डिग्री। तो सभी ध्यान दें, यहाँ इस कार्बोकैटायन से जुड़ा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। क्या ये sp2 है, हाँ जी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये था हाइपर कॉन्जुगेशन में जो अल्फा कार्बन होता है वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जबकि इधर बात करें, इधर अल्फा कार्बन है तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ 3 अल्फा एच है। कितने हैं, 3 अल्फा एच, ठीक है। इधर क्या है 2 अल्फा कार्बन, तो यहाँ क्या 3 अल्फा एच दिस एयर और 3 अल्फा एच दिस एयर। इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो है वो 6 अल्फा एच है। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं मैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा होगा बजाय इसके और इसके। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें इन केस ऑफ एनालिक कार्बोकैटायन। सपोज दैट दिस इज 1, इधर क्या भैया 2 और इधर क्या भैया 3। तो जब देखेंगे तो यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा, थर्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, लेस स्टेबल सेकेंड, और ये क्या भैया थर्ड। तो यहाँ देख रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन और एलाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन दिस केस। देखिए इस टाइम ध्यान में यहाँ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस यहाँ पर मेजर होना चाहिए था, लेकिन बात ये है यहाँ पर तीनों ही स्पीशीज में इक्वल अमाउंट में रेजोनेंस है, तो वो इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं डालेगा। दूसरी बात, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, यहाँ नहीं होगा। इन दोनों केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और साथ साथ में आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो CH3 इंडक्टिव इफेक्ट डालेगा, इधर CH3 और इधर ये CH3। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ गया होगा। फोर्थ एग्जांपल में ध्यान दें, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, दिस 1 डिग्री, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन 3 डिग्री। तो यहाँ देख लेंगे कैस में रेजोनेंस है 100% रेजोनेंस है। बेंजीन के डाइट्रिज में हमेशा रेजोनेंस होगा, ठीक है। इधर रेजोनेंस है, इधर भी क्या है रेजोनेंस है। तो ध्यान दें यहाँ रेजोनेंस है, क्या इधर हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाँ जी, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ पर 3 अल्फा एच है। कितने भैया 3 अल्फा एच आर प्रेजेंट इन दिस केस।
यहाँ भी हाइपरकॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पर 3 अल्फा एच इधर है और यहाँ पे क्या 3 अल्फा एच इधर है, दोनों तरफ 3 अल्फा एच, दैट मींस यहाँ पर कितने हो गए भैया 6 अल्फा एच, और जिधर 6 अल्फा एच वहां 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इधर क्या भैया 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। डन यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस भी होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, रेजोनेंस होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, रेजोनेंस होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, जबकि इधर क्या होगा, लेस होगा। डन यहाँ तक। अगर मैं उम्मीद करूं कि भैया इसका स्टेबिलिटी तो इसका क्या 1, इधर क्या मानूं 2 और इधर क्या मानूं 3, तो यहां देखूंगा मैं स्टेबिलिटी होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड होगा, थर्ड से कम कौन होगा, सेकंड होगा, सेकंड से कम कौन होगा, 1 होगा। क्लियर है तक सभी का? इसका मतलब यहाँ थर्ड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इन दिस केस resonance equal amount but identify hyperconjugation are inequal। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। और मैं एग्जांपल दूंगा आपको और साथ साथ मैं क्वेश्चन भी सोल्व करने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपको 4 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो देखिए सबसे पहले कार्बोकेटाइन, ये सिंपल कार्बोकेटाइन है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच है, इधर OH ग्रुप अटैच है, इधर Cl दैट मींस हैलाइड अटैच है। और हैलाइड के केस में मैंने बता रखा आपको कि जब हैलाइड किसी भी पोजीशन पे अटैच होता है वो हमेशा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो ध्यान दें NO2 ग्रुप कौन सा शो करेगा, तो ये शो करेगा -N इफेक्ट बता रखा मैंने, और साथ में क्या है -I, तो यहाँ डोमिनेंट कौन होगा -M। इसी तरह यहाँ +N इफेक्ट और एक दूसरा क्या है -I इफेक्ट शो करेगा, तो डोमिनेंट कौन होगा +M। ठीक है, और इसी तरह बात करूं मैं तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा -I। तो सभी ध्यान दें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमेशा प्लस वाला इफेक्ट इंक्रीज करता है और माइनस वाला क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ध्यान दें सभी, यहां पर अगर हम देखें तो +R और इधर क्या +H, इधर क्या +I, फिर क्या सिंपल वाला, फिर क्या -I, फिर क्या -H और लास्ट में क्या -R। ये सीक्वेंस ऑर्डर है, मैंने बता रखा आपको कि रेजोनेंस डोमिनेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट है किस पे, इंडक्टिव पे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे प्लस लगा हुआ, क्या लगा हुआ प्लस, तो प्लस वाले इफेक्ट हमेशा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और माइनस वाले हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस वाला इफेक्ट है, इधर माइनस वाला, इधर क्या प्लस, इधर क्या माइनस। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो होगी, हाँ जी किसकी होगी, तो ये मैं लिख रहा हूं थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम क्योंकि यहाँ +M है, उससे कम होगी सिंपल वाले की, दैट मीन्स फर्स्ट की। फिर नेक्स्ट यहाँ -M है, उधर क्या -I, तो यहाँ फोर्थ की, और फोर्थ के बाद में कौन आएगा भैया, सेकंड। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अबव क्वेश्चन। अब यहाँ बात करूं मैं क्या इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस दोनों में है, इसका मतलब यहाँ हम क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इससे जुड़ा कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, इधर भी क्या अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ sp3 होना चाहिए। वैसे तो अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा जो नेचर है वो sp2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है sp3 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए sp3। और यहाँ पर जो कार्बन है वो किसमें है, sp2 में है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 2 5 कितने हैं भैया, यहाँ 5 अल्फा एच है, कितने हैं 5 अल्फा एच। इधर बात करें ओनली 1, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 2 अल्फा एच है। हाँ जी, इधर बात करूं मैं तो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, तो यहाँ पर टोटल कितने अल्फा एच है, यहाँ टोटल है 4। लेकिन ध्यान दें यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है। तो इन दोनों की बात करूं मैं तो मोर स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट के बाद में कौन होगा, सेकंड, और सेकंड के बाद में कौन होगा, थर्ड। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपको कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, दिस इज 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन,
और यहाँ पर ये दे रखा है ये क्या विनाइलिक कार्बोकेटायन, ये क्या है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ देखिए क्या है रेजोनेंस है, तो श्योरली यहाँ रेजोनेंस होगा। यहाँ पर क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 इधर क्या है C, इधर क्या है CH3 इधर क्या है C, तो ठीक है यहाँ प्लस। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। खास बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है प्लस आई शो करेगा, इधर भी क्या शो करेगा प्लस आई शो करेगा, और इधर भी क्या करेगा प्लस आई शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का। तो यहाँ पर 3 जो CH3 ग्रुप है वो प्लस आई शो भी करेंगे, और यहाँ पर कितने हैं 9 अल्फा H है, तो 9 अल्फा H होने के कारण 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगी यहाँ पर। क्लियर है सभी का। इसी तरह बात करूं मैं इसकी, तो यहाँ पर क्या देखा CH3 इधर क्या है CH, इधर क्या है CH3, तो यहाँ पे क्या है प्लस, दिस इज अल्फा दिस इज अल्फा, तो यहाँ पे टोटल कितने 6 अल्फा H है, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, और वो कौन सा हो रहा है प्लस आई हो रहा है, कौन सॉरी इंडक्टिव फैक्टर है वो कौन सा है प्लस आई। ठीक है, इसी तरह यहाँ बात करो तो यहाँ हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर का जो सीक्वेंस होगा क्या होगा। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ये डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्डेड कार्बन प्लस है तो अनस्टेबल है, वहां पर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस यहाँ होगा। तो आपके अकॉर्डिंग बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस। लेकिन होता क्या है ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटायन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों डोमिनेंट होते हैं कंपेयर टू रेजोनेंस। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ बोलूं दिस इज 1 और दिस इज सेकेंड, और यह क्या है थर्ड, और ये क्या भैया फोर्थ, और ये क्या है 5, और ये क्या है 6, तो यहाँ ओवरऑल जब ऑर्डर देखेंगे तो ओवरऑल आपको मिलेगा। तो मोर स्टेबल यहाँ पे होगा सेकंड, कौन होगा सेकंड, उसके बाद कौन होगा फर्स्ट। ध्यान रखना इस केस में बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल कंपेयर टू 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। फिर बात करेंगे सेकंड मोर स्टेबल, फिर क्या है लेस है, फिर इसके बाद में कौन हो जाएगा आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, दैट मींस थर्ड हो जाएगा। थर्ड के बाद कौन होगा इथाइल, दैट मींस फोर्थ होगा। फोर्थ के बाद कौन होगा, हाँ जी फोर्थ के बाद होगा 5, और 5 के बाद कौन होगा 6। तो ये याद रखना, हमेशा याद करने का क्या है, इसमें एक थोड़ा कंसेप्ट लगा हुआ है, वो क्या लगा हुआ है कि बेंजाइलिक इज लेस स्टेबल कंपेयर टू 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सभी को हमें स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमें पॉइंट याद है उन्हें रिवाइज कर ले अपने माइंड में और इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखिए जरा सोल्व करना। ए यहां पर दे रखा है, ये है एलाइलिक कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन, 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां रेजोनेंस है, जबकि यहां पर क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन है, इधर क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इधर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अब यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले बताया था बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और एलाइलिक कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटायन की होती है। उसका रीजन है क्या, इस क्वेश्चन में ये जो 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही क्या होते हैं डोमिनेंट होते हैं। इसका मतलब सी यहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बजाय ए के, और ए स्टेबल होगा किससे बी से, और बी स्टेबल है किससे डी से। तो क्लियर सब स्टैंड का। अब बात करूं मैं इस पर, ध्यान दें सारे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, इसके पैरा पोजिशन पे OH जुड़ा हुआ है, इसके पैरा पोजिशन पे OCH3 जुड़ा हुआ है, इसके पैरा पोजिशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दें यहां पर ये CH3 दिस इज अल्फा कार्बन, तो यहाँ ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। हाँ जी, यहाँ पर ये लॉन पेयर आपको दिख रहे हैं, तो ये लॉन पेयर्स इस रिंग के अंदर जाएंगे, तो दिस इज प्लस M, और सेकंड क्या हो जाएगा माइनस M, बट डोमिनेंट प्लस M होगा। इसी तरह बात करो यहाँ लॉन पेयर है और यहाँ अंदर जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस M, और दूसरा क्या है माइनस M, बट डोमिनेंट क्या है प्लस है। देखिए मैंने बता रखा है जब प्लस M की बात आए तो OH ज्यादा डोनेट करता बजाय OHCH3 से, OH ज्यादा डोनेट करेगा बजाय OCH3 से। आप सीक्वेंस ऑर्डर पढ़ें, जब रेजोनेंस को आप स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 4 जो दे रखा है उसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोनेंस, तो वहां देखना। तो यहाँ ये क्या है सिंपल है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, न प्लस है न माइनस है, तो अब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो हमारे मुताबिक प्लस M का ज्यादा होगा बजाय माइनस के, तो इन दोनों में देखेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, ए का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे
ज्यादा होगा तो इसका मतलब ए इज मोर स्टेबल। उसके बाद बात करें हम तो सी आएगा, सी इज लेस स्टेबल। फिर कौन आएगा इसके बाद में, प्लस एच है, क्या है प्लस एच। तो इसके बाद में आएगा डी, और डी के बाद लास्ट में क्या आएगा बी। तो ये इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ लेना। हाँ जी, यहाँ देखिए, यहाँ NO2 है, इधर भी क्या है NO2 है, इधर भी क्या है NO2। तो सभी में यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम माइनस आई। इधर क्या हो जाएगा माइनस एम माइनस आई, तो इधर क्या है माइनस एम और माइनस आई। तो यहाँ पर देखिए एम क्या है डोमिनेंट है, इधर एम क्या है डोमिनेंट है, एम क्या है डोमिनेंट है, लेकिन सभी में माइनस आई भी सेम। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो बताइए ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसमें काम कर रहा है, तो इधर माइनस आई ज्यादा लगेगा बजाय इसके। इसका मतलब मोर स्टेबल कौन होगा, ए के बाद में कौन होगा बी, और बी के बाद में कौन होगा सी। ध्यान दें, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ रिप्रेजेंट है, जबकि इधर क्या है कम, जिधर कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था। अब मैं वीडियो क्लास में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सोल्व कर लेना, अपने होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। हाँ जी, तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए हैं, तो आप इनको सोल्व करना अच्छे से। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल पे बने रहिए। हम चैनल पे पूरा जीओसी कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम कार्बन आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।